अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी ताकतें छोटे ममालिक से अपने मफादात हासिल करने के लिए दो मुख्तलिफ तरह से बर्ताव करती हैं। पहला, जिसे पॉलिसी ऑफ डेटरेंस कहते हैं, और दूसरी पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का नाम दिया जाता है। पॉलिसी ऑफ डेटरेंस के तहत मुखालिफ ताकत को धमका कर, डरा कर और संगीन नताइज का ड्रावा देकर अपने मखसूस मकासद हासिल किए जाते हैं, जिनकी मिसाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियां हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट करना भी इसी पॉलिसी की जीती जागती मिसाल है। दूसरी तरफ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के तहत अपने हरीफों को इमदाद का लालच देकर, इत्तेहाद करके, सिक्योरिटी फ्राहम करके या NGOs के ज़रिए अपने मखसूस नताइज हासिल किए जाते हैं, जिनकी मिसाल जापान और अमेरिका के ताल्लुकात और इसी तरह साउथ कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। अगर बरतानवी साम्राज्य दौर से लेकर अमरीकी जमहूरी सरमायादार दौर तक नज़र दौड़ाई जाए तो हमें ये दोनों पॉलिसियाँ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती हैं, जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाना और छोटी रियासतों को लूटना होता है। अगर पिछले 200 साल की तारीख का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि कैसे ताकत का मंबा बरतानवी निज़ाम से अमरीकी जमहूरियत के निज़ाम में शिफ्ट हो गया। मज़ीद ये कि अब अगर हालात हाज़िरा पर गौर करें तो इस बात का अंदेशा नज़र आता है कि अब जब भी बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा तो अगली बड़ी ताकत इसराइल हो सकती है। अगर इस्लामिक एस्केटोलॉजी की ज़ुबान में बात करें तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह बयान की जाती है: पैक्स ब्रिटानिका टू पैक्स अमेरिकाना एंड देन पैक्स अमेरिकाना टू पैक्स जुडिका। पैक्स ब्रिटानिका से मुराद बरतानिया की आलमी ताकत थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बरतानिया की सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। फिर जंग अज़ीम दोम के बाद डीकोलराइजेशन और सरमायादारी निज़ाम में डॉलर की एंट्री ने ताकत का पलड़ा अमेरिका की जानिब झुका दिया और इस तरह पैक्स अमेरिकाना कॉन्सेप्ट सामने आया। लेकिन 21वीं सदी के आगाज से अब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। इसराइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अजारादारी किसी से ढकी छुपी नहीं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अगली आलमी ताकत का तयन करेगी। और अमेरिका की गिरती हुई इकानमी, डॉलर की जगह क्रिप्टो करेंसी का मुतारिफ करवाया जाना और अमेरिका में खाना जंगी के हालात और बदअमनी, ये सब अवामिल पैक्स अमेरिकाना टू पैक्स जुडिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाजरीन, यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि आलमी ताकत बनने के लिए इसराइल को दो काम करने होंगे। एक तो पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करके अपने कंट्रोल में करना, जो वो कर रहा है। डिजिटलाइजेशन के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की बात की जाए तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सर्विलेंस कंपनियां इसराइली हैं और बड़े बड़े ममालिक इनसे सर्विलेंस के सॉफ्टवेयर्स खरीद चुके हैं। बल्कि जमाल खशोगी, जो कि सऊदी सहाफ़ी थे, इनको ट्रेस करने और कत्ल करने में भी जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में भी कहा जाता है कि वो इसराइली कंपनी का था। और दूसरा काम अरब मुस्लिम ममालिक को या तो पॉलिसी ऑफ डेटरेंस से और या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से अपने कंट्रोल में करना। इसराइल के लिए अरब मुस्लिम ममालिक को अपने कंट्रोल में करना इसलिए ज़रूरी है कि आबादी और रकबे के लिहाज से इसराइल अरब ममालिक से बहुत छोटा है, इसलिए अरब ममालिक को मैनेज करना इसके लिए बहुत अहम है। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी ऑफ डेटरेंस के तहत फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद बंद कर दी और एन उसी वक्त ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर के जरिए डील ऑफ द सेंचुरी, जिससे अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है, मुतारिफ करवा दिया। उस वक्त इमदाद रोकने का मकसद ये था कि बेचारे भूखे प्यासे पहले से मरे फलस्तीनी इमदाद की खातिर इस डील पर रजामंद हो जाएंगे। लेकिन यह पॉलिसी नाकाम हो गई। तो अब 2021 में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को मद्देनजर रखते हुए इमदाद को बहाल करने का हुक्म दिया है और एक बार फिर फलस्तीनियों को दाना डाला है। लेकिन असल मकसद इस बार भी वही है कि फलस्तीनी इस डील को तस्लीम करके इसराइल के सामने मुकम्मल झुक जाएं। इस इमदाद के तहत $200 मिलियन अमेरिका की तरफ से बराह रास्त फलस्तीन को दिए जाएंगे, जबकि फलस्तीनी रेफ्यूजीज की देखभाल करने वाली यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के फंड भी बहाल किए जाएंगे। नाजरीन, इस कभी प्यार और कभी मार की पॉलिसी पर अमल करते हुए अमेरिका ने अब तक UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को को अपने चुंगल में फंसा लिया है और इन ममालिक के इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल करवा लिए हैं। इसी तरह अब ये फ़लस्तीन को भी मुकम्मल इसराइल के कब्ज़े में देना चाहते हैं ताकि इसराइल ग्रेटर इसराइल बन सके, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो सके।
یہاں پر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مغربی اسکالر اس امداد کا خیر مقدم کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر کوئی مسلم اسکالر یا تجزیہ کار اس کی تعریف کرے اور کبوتر کی طرح خطرے سے آنکھیں چرا لے تو یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شیطانی و استعماری طاقتوں نے ہمیشہ مسلمان حکمرانوں کی جاہ طلبی اور آپس کی چپکلشوں سے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں اپنوں نے اتنا نقصان پہنچایا جو یہود و نصارہ مل کر بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اپنے مفادات اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مسلمان ملکوں کے حکمران اسرائیل اور اسرائیل نواز ملکوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، امت مسلمہ کی پشت میں چھرا گھونپا جا رہا ہے اور زہر کو کند کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، حکمران تو سوئے ہوئے ہیں، آپ تو جاگیے۔